ठीक है। नवनीत जी प्रणाम सर। प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। कुछ और प्रणाम सर। कुछ और खुजराव महेंद्र। उमेश चंद्रा म्यूट करो। जी सर। हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। पिछले बार हम लोग पढ़े थे कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो भागों में बांटा जाता है, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता एवं पूंजी खाता। चालू खाता को कहते हैं करेंट अकाउंट। पूंजी खाता को कहते हैं कैपिटल अकाउंट। तो भुगतान शेष जो है उसमें दो खाता होता है, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता जो है रोजमर्रे का लेन देन उसमें शामिल किया जाता है। चालू खाता में रोजमर्रे के लेन देन को शामिल किया जाता है जो विदेशी मुद्रा में होती है। और पूंजी खाता में विदेशी मुद्रा में जो ऋण लिया जाता है उसके लेन देन का आंकड़ा वहां रहता है।
बतलाइए, चालू खाता में क्या रहता है? चालू खाता में क्या रहता है? रोजमर्रा के लेन देन को सर शामिल करेगा। रोजमर्रा की विदेशी विदेशी मुद्रा में लेन देन रहता है। और पूंजी खाता में क्या रहता है? विदेशी मुद्रा ऋण का आंकड़ा रहता है। सर प्रणाम सर। पूछो। अनित म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट कर। अनित म्यूट करो, आवाज आ रहा है। सुनीता, टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। टाइप्स ऑफ balance of payment, current account, types of balance of payment, current account and capital account. Types of balance of payment, current account and capital account.
Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। भुगतान शेष भुगतान शेष के दो खाता। म्यूट करो, म्यूट करो। भुगतान शेष के दो खाता होते हैं। चालू खाता, पूंजी खाता। चालू खाता में रोजमर्रे के विदेशी मुद्रा में लेन देन को चालू खाता में रोजमर्रे के विदेशी मुद्रा में लेन देन को शामिल किया जाता है। चालू खाता में चालू खाता में देश के रोजमर्रे के विदेशी मुद्रा में लेन देन को शामिल किया जाता है। लिख लिए? जी सर। यस सर। जबकि पूंजी खाता में विदेशी मुद्रा में लिए गए बाहरीन के लेन देन को, जबकि पूंजी खाता में विदेशी मुद्रा में लिए गए बाह्य ऋण के लेन देन को
देश के लिए प्रदर्शित किया जाता है। पूंजी खाता देश के विदेशी ऋण को प्रदर्शित करता है। विदेशी ऋण को प्रदर्शित करता है। ऋण को आमदनी के रूप में दिखाया जाता है। चालू खाता, पूंजी खाता, मदे आरएफ, पीएफ, नेट, दृश्य मदे, अदृश्य मदे, विभिन्न स्रोतों से ऋण आरएफ, पीएफ, नेट, टोटल, यहाँ अगर -100 है
तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस 100 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। Balance of payment is always balance. Balance of payment is always balance. भुगतान से सदैव संतुलित भुगतान से सदैव संतुलित रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। -100 +100 +100 -100। टोटल बना लिए। जी सर। जी सर। दृश्य मध्ये निर्यात मध्ये आयात मध्ये क्या है?
अदृश्य मध्य में नंबर आता है परिवहन लागत। परिवहन लागत बीमा व्यय छात्रवृत्ति भुगतान पर्यटन व्यय गिफ्ट डोनेशन एकाकी भुगतान चालू खाता में दो तरह का रहता है। चालू खाता में दो तरह का रहता है, दृश्य मध्य अदृश्य मध्य। दृश्य मध्य अदृश्य मध्य। दृश्य मध्य में निर्यात मध्य रहता है, आयात मध्य। जितना भी देश में एक्सपोर्ट होता है उसका आंकड़ा रहता है और इंपोर्ट होता है उसका आंकड़ा रहता है। और हम लोग आयात निर्यात को देख सकते हैं, इसलिए दृश्य मध्य कहते हैं। दूसरा है अदृश्य मध्य कि पेट्रोल विदेश से आता है पानी वाला टैंकर से, तो उसका हम लोग का परिवहन लागत देना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो विदेशी मुद्रा में भुगतान होता है। पेट्रोल वहां से चलता है तो वो कहीं टैंकर फट नहीं जाए या समुद्र में एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसलिए उसका बीमा कराया जाता है, तो बीमा भुगतान होता है। हमारे देश से विदेश लड़के जाते हैं, विदेश से भारत आते हैं, तो उनको छात्रवृत्ति दिया जाता है। आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। यस सर। जी सर। ये चालू खाता के मदों को बोलो तो मोतीलाल।
चालू खाता के मदों को दो भागों में बांटा गया है। एक दृश्य मदे हैं और दूसरा अदृश्य मदे। दृश्य मदे के मदों के अंतर्गत निर्यात और आयात मदों को शामिल किया गया है, जिसमें गुड्स के बारे में विशेषकर कहा जाता है, जैसे कोयला का आयात या निर्यात किया जाए, या पेट्रोलियम का आयात निर्यात, फिनिश गुड्स का आयात निर्यात, जैसे कपड़े का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का हो, जिसे देखा जा सके, फिजिकल हो वो। वहीं अदृश्य मदों के अंतर्गत परिवहन लागत, बीमा व्यय, छात्रवृत्ति भुगतान, पर्यटन व्यय, गिफ्ट डोनेशन, एकाकी भुगतान, और सर जैसे विदेशों में हमारे देश से जो डिप्लोमेट्स नियुक्त किए जाते हैं, उनका पेमेंट, या दूसरे देश के डिप्लोमेट्स हमारे यहाँ नियुक्त किए जाते हैं, उनका पेमेंट्स हो जाए। इस तरह से अन्य और भी सेक्टर्स हैं, जैसे हमारे देश से डॉक्टर, इंजीनियर या सीए के द्वारा कंसल्टेंसी प्राप्त की जाती है, उससे जो राशियां प्राप्त होती हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। उसी प्रकार विदेशों से कंसल्टेंसियां प्राप्त करने पर जो धनराशि की प्राप्ति होती है वो भी अदृश्य मदों में शामिल किया जाता है। इसी तरह विदेशों में हमारे देश के इन्वेस्टर द्वारा किए गए इन्वेस्ट के बदले में जो डिविडेंड प्राप्त हो या उन्हें जो रॉयल्टी मिलता है, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। सर करेक्ट, ठीक है। सर ये एकांकी भुगतान क्या था? एकाकी भुगतान हो गया, जो कि आप देखते होइएगा कि किसी देश में युद्ध होता है तो हम लोग पेमेंट करते हैं। बांग्लादेश की आज़ादी में हम लोग खर्च किए तो कहीं भी उसका रिटर्न नहीं आता है। नेपाल को दिए भूकंप से लड़ने में, के, हाँ, जो भी एक तरफ से जो भुगतान हुआ, जिसको कि बहुत जगह रिटर्न गुप्त भी रखा जाता है, पेमेंट नहीं करना है। हाँ रिटर्न नहीं होगा उसका। तो नेपाल को दिए हम लोग भूकंप में, तो या बांग्लादेश आजादी के समय खर्च किए, तो बहुत सारा खर्च सरकार जो करती है विदेशी मुद्रा में, उसका रिटर्न नहीं होता है। वो एक पक्षीय भुगतान रहता है। व्यापार में जब भी भुगतान होगा तो द्विपक्षीय होगा, लेकिन यहाँ एक पक्षीय भुगतान रहता है। तो इसलिए हर हालत में एक पक्षीय भुगतान रहने पर उसको भी शामिल किया जाता है। स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको पेमेंट दिया जाता है, वो खर्च करते हैं किताब पर, रहने पर, खाने पर, आने जाने पर। तो पर्यटन भुगतान हो गया। ब्याज जो है, ये जो भी पानी का जहाज आता जाता है उसका परिवहन लागत देते हैं, उसको विदेशी मुद्रा में देना रहता है। फिर उसको इंश्योरेंस करते हैं तो बीमा भुगतान करना पड़ता है। छात्रवृत्ति देते हैं। पर्यटक आते हैं तो उनको विदेशी मुद्रा भुगतान होता है। यहाँ से पर्यटक जाते हैं तो उनको विदेशी मुद्रा दिया जाता है। तो विदेशी मुद्रा का ये मदे है। क्लियर है? जी सर। जी सर। राजू क्लियर हुआ? यस सर। अब है क्लास चल रहा है, लगाए हैं इसी से। कितना पुकारे हैं तुमको? उसको ले जाओ नीचे।
पूंजी खाता, इसमें हम लोग जो भी रखते हैं वो विदेशी मुद्रा में लिया गया ऋण इसमें शामिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा में जो भी ऋण लिया जाता है वो इसी में शामिल किया जाता है। विदेशी सरकार से लिया गया ऋण विश्व बैंक से IMF से ऋण IFC से ऋण स्वर्ण भंडार विदेशी मुद्रा भंडार RFPF नेट पूंजी खाता जो है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, विदेशी सरकार से लिया गया ऋण। हमारे देश में जिसको पता है कि 193 देश है, तो 193 देश में हमारे देश की सरकार वस्तु निर्यात करती है, आयात करती है, और देश का जो नेता है वो जाता है और वहाँ मिलता है और उससे ऋण लेता है। तो इसलिए आप देखिएगा कि हमारे सरकार का प्राइम मिनिस्टर विभिन्न देश का यात्रा करता है और उन देशों का यात्रा करता है, वहाँ के सरकार से मिल करके ऋण लेता है या ऋण देता है। तो इस तरीके से हम लोग पाते हैं कि पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत विदेशी सरकार से लिया गया ऋण को शामिल किया जाता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो विश्व बैंक है।
विश्व बैंक से ऋण लिया जाता है और विश्व बैंक जो ऋण देती है उस पर ब्याज लेती है, ब्याज के समय देना पड़ता है। तीसरा है कि IMF जो है अल्पकालीन ऋण देती है, विदेशी और विश्व बैंक से लिया गया ऋण होता है। उसके बाद है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ऋण लिया जाता है, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से ऋण लिया जाता है। स्वर्ण भंडार जो हमारे यहाँ गोल्ड का भंडार है उसका इसमें डिटेल रहता है। छठा विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारे पास हर 15 दिन पर उसको अपडेट किया जाता है, उसका भंडार रहता है। और अन्य जो स्रोत इस तरह के हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। कैपिटल अकाउंट इसे कहते हैं। राजू, यस सर। इसको पढ़ो तो तुम पूंजी खाता को। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। मोतीलाल, जी सर। आप इसको पढ़िए तो पूंजी खाता को। पूंजी खाता के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिसमें विदेशी मुद्रा में लिया गया ऋण, विदेशी सरकार से विश्व बैंक से लिया गया ऋण, IMF से लिया गया ऋण, IFC से लिया गया ऋण, स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार, अन्य के रूप में SDR वगैरह को शामिल किया जाता है, FDI, SDR इत्यादि को शामिल किया जाता है सर। हाँ ठीक, ठीक है। सुनीता, जी सर। सुनीता जी तुम जी बोलो सर। तो, तुम बोलो तो पूंजी खाता को। पूंजी खाता के तहत विदेशी मुद्रा में लिए गए सभी ऋण को शामिल किया जाता है। इसमें विभिन्न स्रोतों से ऋण लिया जाता है, जिसमें पहला है विदेशी सरकार से लिया गया ऋण, दूसरा है वर्ल्ड बैंक से लिया गया, तीसरा है IMF से लिया गया ऋण, चौथा है IFC से लिया गया ऋण, देश का स्वर्ण भंडार कितना है उसको भी शामिल किया जाता है, छठा है विदेशी मुद्रा भंडार, और सातवां है अन्य, जिसके तहत FDI, FII इत्यादि शामिल होता है। दैट्स ऑल। तो ये पूंजी खाता का मदे हैं। इसको चित्र में बनाते समय दोनों खाता को एक बैलेंस जो शुरू में ब्लैंक बनाए हैं वैसे ही ब्लैंक बना के उसका साइज ऐसा रखना है कि इसमें ये सब पॉइंट हट जाए और तब उसका वर्णन नीचे दो दो लाइन करना है। तो इस तरीके से हम लोग पाते हैं कि भुगतान शेष के दो अंग हुए, एक हो गए चालू खाता और दूसरा हो गया पूंजी खाता। चालू खाता और पूंजी खाता दोनों को हम लोग इसमें शामिल करते हैं और दोनों के मदों का वर्णन करते हैं। अब हम लोग मीटिंग को समाप्त करेंगे। सब आदमी आ जाइए स्क्रीन पर। प्रणाम सर। हाँ कुछ हम लोग इसका परीक्षा हॉल में जब बनाएंगे तो भुगतान शेष का टेबल के तरह बनाएंगे, तराजू के तरह, और तराजू का जो फलकर्ण होता है उसी तरीके से दोनों साइड जो है झुका हुआ बराबर रखेंगे। उसका स्क्वायर बनाएंगे। तराजू का झुका हुआ नहीं, तराजू का बैलेंस,
बराबर पे रख। पहले हाँ सदैव क्योंकि संतुलित जो रहता है ना। हाँ क्योंकि जितना भी कमी होगा वो लोन लेकर के इसमें लाएंगे। हम्म। हाँ तो इस तरीके से वो फलकर्न जो है ना बनाते हैं ना तराजू का, जी वो सर। बहुत खूबसूरत है। 5 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। जो नहीं बनाएगा ऐसे ही आए पॉइंट लिख देगा, और आप उस बैलेंस बना करके 7 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी है उसके भीतर में उसको एडजस्ट करके एक पेज का उपयोग कीजिएगा, और तब उसके बाद दो लाइन लिखिएगा, तो ये काफी अच्छा होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम सर।